हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण 5 सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 5 सब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि विरंजक चूर्ण क्या है, इसके गुण और उपयोग को लिखे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि विरंजक चूर्ण क्या है और इसके गुण और उपयोग को भी लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि विरंजक चूर्ण क्या है। तो यदि शुष्क बुझे हुए चूने को जब क्लोरीन गैस से अभिक्रिया कराई जाती है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है? तो जब शुष्क बुझे हुए चूने को जब क्लोरीन गैस से अभिक्रिया कराई जाती है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि विरंजक चूर्ण क्या है। अब हम यहाँ पे विरंजक चूर्ण के गुण देखेंगे। तो यहाँ पे पहला गुण देखिए, विरंजक चूर्ण पीले रंग का चूर्ण है, इसमें क्लोरीन की तीखी गंध होता है। जो विरंजक चूर्ण होता है ये पीले रंग का चूर्ण होता है और इसमें क्लोरीन की तीखी गंध होता है। अब हम यहाँ पे दूसरा गुण देखेंगे, यह जल में घुलनशील लेकिन पूरी तरह जल में नहीं घुलता है। जो विरंजक चूर्ण होता है ये तो जल में घुलनशील होता है लेकिन ये पूरी तरह जल में नहीं घुलता है। अब हम यहाँ पे तीसरा गुण देखेंगे, यह वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीन को खो देता है। जो विरंजक चूर्ण में जो क्लोरीन गैस का तीखा गंध आता है ये क्या होता है कि जब वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये अभिक्रिया करता है तो ये क्लोरीन गैस को खो देता है। तो ये 3 गुण है। अब हम यहाँ पे विरंजक चूर्ण का उपयोग देखेंगे। तो पहला उपयोग देखिए, कागज तथा कपड़े उद्योग में विरंजक के रूप में किया जाता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो कागज तथा कपड़ों उद्योग में विरंजक के रूप में किया जाता है। और इसका दूसरा उपयोग देखिए, पेयजल के रोगाणुओं को नष्ट करने में किया जाता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो पेयजल के रोगाणुओं को नष्ट करने में किया जाता है। और तीसरा उपयोग देखिए, यह क्लोरोफॉर्म बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। जो विरंजक चूर्ण होता है इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं? तो क्लोरोफॉर्म बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर लिखे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। एक बगल आप लोग लिखिएगा उत्तल दर्पण और दूसरे बगल लिखिएगा आप लोग अवतल दर्पण और एक एक करके अंतर स्पष्ट कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला अंतर, उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह आगे की तरफ उभरा होता है। जो उत्तल दर्पण होता है इसका जो परावर्तक सतह होता है ये आगे की तरफ में उभरा होता है। और इसमें देखिए अवतल दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की तरफ में धंसा होता है। जो अवतल दर्पण होता है इसका जो परावर्तक सतह होता है ये अंदर की तरफ में धंसा होता है। तो ये हो गया पहला अंतर। अब हम यहाँ पे दूसरा अंतर देखेंगे, उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और इसमें देख लीजिए अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। जो अवतल दर्पण होता है इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। तो ये हो गया दूसरा अंतर। अब हम यहाँ पे तीसरा अंतर देखेंगे, इसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। और इसमें देख लीजिए इसमें बड़ा छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है। जो अवतल दर्पण होता है इसमें बड़ा छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है। तो ये हो गया तीसरा अंतर। अब हम यहाँ पे चौथा अंतर देखेंगे, इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। जो उत्तल दर्पण होता है इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। और इसमें देखिए इसमें सीधा उल्टा दोनों प्रतिबिंब बनता है। जो अवतल दर्पण होता है इसमें सीधा उल्टा दोनों प्रतिबिंब बनता है। तो ये हो गया चौथा अंतर। अब हम यहाँ पे पांचवा अंतर देखेंगे, इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। जो उत्तल दर्पण होता है इसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है ये बड़ा होता है। और पांचवा इसमें देख लीजिए कि इसका दृष्टि क्षेत्र छोटा होता है।
तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि धातु और अधातु क्या है, उदाहरण देकर समझाएं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि धातु और अधातु क्या है, उदाहरण देकर समझाना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि धातु क्या है। तो जिस तत्व के बाह्यतम या अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे धातु कहते हैं। तो धातु किसे कहते हैं, तो जिस तत्व के बाह्यतम या अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे धातु कहते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि धातु क्या है। आइए इसका उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे एक तत्व लेते हैं सोडियम। सोडियम का संकेत क्या होता है, Na होता है और इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। और इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जिस तत्व के बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है वो धातु होता है। तो यहाँ पे सोडियम धातु होगा। अब हम यहाँ पे मैग्नीशियम लेते हैं और मैग्नीशियम का यहाँ पे परमाणु संख्या 12 होता है और इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी क्या होगा, यहाँ पे धातु होगा। तो यहाँ पे आपको धातु समझ में आ गया होगा। आइए अब यहाँ पे हम समझते हैं कि अधातु क्या है। तो जिस तत्व के बाह्यतम कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे अधातु कहते हैं। तो अधातु किसे कहते हैं, तो जिस तत्व के बाह्यतम या अंतिम कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे अधातु कहते हैं। यहाँ पे एक तत्व लेते हैं ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है और इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कैसा होगा, ये अधातु होगा। यहाँ पे फ्लोरीन लेते हैं तो फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 होता है, इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको धातु और अधातु काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि भर्जन तथा निस्तापन में अंतर लिखे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको भर्जन तथा निस्तापन में अंतर लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। एक बगल लिखिएगा आप लोग भर्जन और दूसरे बगल आप लोग लिखिएगा निस्तापन और एक एक करके अंतर स्पष्ट कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं। पहला अंतर, भर्जन में अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। जो भर्जन होता है इसमें अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है और इसमें देख लीजिए निस्तापन में अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। जो निस्तापन होता है इसमें अयस्कों को वायु के अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो ये हो गया पहला अंतर। अब हम यहाँ पे दूसरा अंतर देखेंगे। भर्जन का प्रयोग सल्फाइड अयस्कों में किया जाता है। भर्जन का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो सल्फाइड अयस्कों में करते हैं। और इसमें देख लीजिए निस्तापन का प्रयोग कार्बोनेट तथा हाइड्रेट अयस्कों में किया जाता है। निस्तापन का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो कार्बोनेट तथा हाइड्रेट अयस्कों में करते हैं। तो ये हो गया दूसरा अंतर। अब हम यहाँ पे तीसरा अंतर देखेंगे। भर्जन की क्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होता है। जो भर्जन की क्रिया होता है इसमें कौन सा गैस उत्सर्जित होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होता है। और इसमें देख लीजिए निस्तापन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होता है। जो निस्तापन की क्रिया होता है इसमें कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि अम्ल और क्षार में अंतर लिखे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको अम्ल और क्षार में अंतर लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। अम्ल क्षार में अंतर निम्नलिखित हैं। एक बगल लिखिएगा आप लोग अम्ल और दूसरे बगल आप लोग लिखिएगा क्षार और एक एक करके अंतर स्पष्ट कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं। पहला अंतर, अम्ल वे पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी H+ प्रदान करते हैं। जो अम्ल होता है ये जल में घुलकर कौन सा आयन प्रदान करता है, तो हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। और इसमें देख लीजिए क्षार वे पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन प्रदान करता है। जो क्षार होता है ये जल में घुलकर OH आयन प्रदान करता है। तो ये हो गया पहला अंतर। यहाँ पे दूसरा अंतर देखिए, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। जो अम्ल होता है ये स्वाद में खट्टा होता है। और इसमें देख लीजिए
क्षार स्वाद में कड़वा होता है। जो क्षार होता है ये स्वाद में कैसा होता है, तो क्षार स्वाद में कड़वा होता है, जबकि जो अम्ल होता है ये स्वाद में खट्टे होते हैं। तो ये हो गया दूसरा अंतर। यहाँ पे तीसरा अंतर देखिए, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। जो अम्ल होता है ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और इसमें देखिए क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। जो क्षार होता है ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, जबकि जो अम्ल होता है ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो ये हो गया तीसरा अंतर। यहाँ पे चौथा अंतर देख लीजिए, यहाँ पे उदाहरण दिया है HCl H2SO4, ये क्या है, अम्ल है, और इसमें देखिए NaOH और KOH ये क्या है, क्षार है। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।